नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतिश और आज मैं आप लोगों के साथ रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में एक बार फिर से बात करूंगा। और आज का हमारा टॉपिक है दैट व्हाई विनिंग यूक्रेन इज द ओनली रशियाज ऑप्शन एंड टू व्हाट एक्सटेंट रशिया कुड गो टू विन इट। क्यों यूक्रेन को जीतना रशिया के लिए अब बहुत ही अनिवार्य बन चुका है और ये उसका एकमात्र ऑप्शन है, और रशिया किस हद तक जा सकता है यूक्रेन को जीतने के लिए। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला जो कारण है वो है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज ने मेनली रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं वो इतिहास में अभी तक के सबसे भारी सैंक्शंस हैं। अगर आप बात करें ईरान की, अगर आप बात करें नॉर्थ कोरिया की, किसी भी कंट्री पर अभी तक इतने बड़े सैंक्शंस कभी नहीं लगाए गए जो कि रशिया के ऊपर अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज ने और उसके अलाइज ने जो लगाए हैं। अगर हम बात करें सैंक्शंस की तो उसमें जो स्विफ्ट बैंकिंग के सैंक्शंस सबसे भारी माने जा रहे हैं, जिनमें रशियन बैंक्स और रशियन लोग कोई भी इंटरनेशनल ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। और उसके बाद अगर चाहे ऑयल, जो सबसे लेटेस्ट जो सैंक्शन है ऑयल इंपोर्ट करने का, वो भी रशिया अभी नहीं कर पा रहा। और मैं आपको बता दूं कि रशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है। तो उसके कारण जो कि दुनिया को भी इसके नतीजे देखने में मिल रहे हैं, लेकिन अभी के लिए यूएस का ये मानना है कि रशिया को रोकने के लिए इन सैंक्शंस का लगना बहुत जरूरी है, चाहे उसकी वजह से इन्फ्लेशन कितनी भी ऊपर चली जाए। लेकिन अभी जो यूएस है ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। हालांकि अभी उनका सऊदी अरेबिया और किसी भी वेनेजुएला आप कह सकते हैं या ईरान से कोई भी डील नहीं हुआ है जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को नीचे ला सके, लेकिन फिर भी इस रिस्क को लेते हुए रशिया के ऊपर जो रिसेंट हमने ऑयल के सैंक्शंस देखे हैं उससे भी रशिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और उसके बाद मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि सेमीकंडक्टर इंपोर्ट का भी बहुत बड़ा सैंक्शन जो है वो रशिया के ऊपर लग चुका है। और दुनिया में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर ताइवान बनाता है, और ताइवान की जो सुरक्षा का जिम्मा है वो इस समय चाइना से वो यूएस ने लिया हुआ है। और ताइवान भी इसमें मिलकर खूब बढ़ चढ़कर यूएस का साथ दे रहा है। तो रशिया के लिए सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं रशियन जो एयर स्पेस है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। और ये सिर्फ रशियन एयर स्पेस को ब्लॉक करने तक सीमित नहीं रखा गया, जो रशिया के कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स हैं उनको भी किसी भी यूएस के अलाइड कंट्री में उतरने की इजाज़त नहीं है, और वो किसी भी कंट्री में वहाँ लैंड नहीं कर पा रहे। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो उसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। और मैं आपको बता दूं यूएस और बाकी बड़े देशों के मुकाबले चाइना और आप कह सकते हैं कि जापान और इंडिया के मुकाबले भी इवन रशिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं है। जितना उसका क्षेत्रफल है, जितना उसका एरिया है, लाइक रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, फिर भी इस इकोनॉमी के साथ रशिया के लिए इसको वो किसी न किसी तरीके से अपना काम चला रहा था। लेकिन अब इन सैंक्शंस के बाद रशिया कि इकोनॉमी के लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और अब मैं आपके साथ बात करूंगा दूसरा सबसे बड़ा कारण जिसके कारण रशिया इस युद्ध को जल्दी से जल्दी जीतना चाहेगा, वो है फ्रस्ट्रेटेड रशियंस लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन पिछले कम से कम 10 साल से ऊपर से रशिया के ऊपर अपने प्रेसिडेंट बने हुए हैं, और उनके इस प्रेसिडेंसी के कारण भी लोगों के बीच में एक बहुत माइंडसेट क्रिएट हो चुका है कि इनकी पॉलिसीज़ के चलते हुए रशिया का ग्रोथ जो बाकी दुनिया के कंपैरेटिवली है वो बहुत ज़्यादा रुका हुआ है। और पहले आपने देखा होगा कुछ पिछले समय में जो व्लादिमीर पुतिन के जो आप कह सकते हैं कंपेटिटर थे, जो उनका इंटरनेशनल स्तर पर विरोध करते, जो कि रशियन नेवेल्नी थे, उन्होंने भी प्रयास किया था व्लादिमीर पुतिन को कुर्सी से हटाने का, लेकिन उनको भी व्लादिमीर पुतिन ने रशिया लैंड करते ही जेल में डाल दिया। और उसके कारण के उसके बाद से भी जो रशियन लोग हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। और अब इन सैंक्शंस के कारण रशियन लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं वो रशिया से जा चुके हैं, और जितनी भी बड़ी आप बोल सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, कंप्यूटिंग कंपनीज, ये सभी रशिया से अपना रास्ता किनारा कर चुकी हैं। और रशिया के लोगों के लिए अभी कोई भी ऑप्शंस नहीं बची है सिवाय कुछ एक चाइनीज़ कंपनी के लिए। तो लेकिन वो भी अभी ट्रांजिशन पीरियड में होगा, तो उससे
अगर मैं आपको बताऊं कि उस तक अभी पहुंचना बहुत दूर है। रशिया को अभी उस सिस्टम को सेटअप करने में बहुत टाइम लगेगा, और ऑलरेडी रशियन लोग इनकी सर्विसेज ले रहे थे, तो वो लोगों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो रशियंस ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो ये लड़ाई इतनी ज़्यादा देर चले, वरना रशिया में आंतरिक रेवोल्यूशन के हालात भी पैदा हो सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि रशिया का एक रेवोल्यूशंस का इतिहास रहा है, चाहे वो हम लेनिन के समय की बात करें या किसी और रशियन शासक की। तो रशिया के लोगों का जो प्रेशर है वो भी रशिया के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है अभी। तो अब मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कि रशिया जो एक इतनी बड़ी सुपर पावर है, उसका पोटेंशियल क्या है। क्या रशिया अभी अपना कितने प्रतिशत जो अपना आप बोल सकते हैं वेपनरी सिस्टम, अपनी जो आर्मी का कितने प्रतिशत हिस्सा अभी इस वॉर के ऊपर लगा रहा है, और किस हद तक रशिया इस वॉर को जीतने के लिए जा सकता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि रशिया हैजंट इवन यूज्ड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स मिसाइल पावर फॉर विच रशिया इज नोन। तो मैं आपको बताऊं कि जो रशियन फेडरेशन है अभी की, ये अपने मिसाइल पावर सिस्टम के लिए बहुत जानी जाती है। लाइक दे आर कंसिडर्ड द फर्स्ट वन टू डेवलप द हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम विच इज लाइक द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड इट कैन हिट एनीवेयर इन द वर्ल्ड एट एनी टाइम और एनी वेदर कंडीशंस। तो जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी यूएस भी रेडी नहीं है, और अगर कोई और देश जो हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में माना जाता है वो चाइना है, और कहा जाता है कि भारत का जो इंडिया का जो अग्नि 5 है वो भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। लेकिन इंडिया ने कभी इसके बारे में अभी अपनी इसकी स्पीड और इसकी रेंज को रिवील नहीं किया है। लेकिन रशिया को जो हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। और मैं आपको बता दूं कि रशिया के पास पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने की किसी भी कंट्री में दुनिया की। तो रशिया की जो पावर है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ये यूएसए अच्छी तरह से जानता है कि रशिया का पोटेंशियल क्या है, वरना मैं आपको बता दूं कि अभी तक रशिया के ऊपर कब का नेटो कंट्रीज अटैक कर चुके होते। ये रशिया ही है जिसको इतनी देर तक सहन किया जा रहा है, या आप कह सकते हैं रशिया ही है जो इतनी देर तक इन देशों के सामने टिक पा रहा है। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि रशिया के पास और क्या क्या वेपन्स हैं। तो यहाँ पर मानव इतिहास में सबसे पावरफुल जो अभी तक का बॉम्ब जो टेस्ट किया गया है, जिसका नाम तसार बॉम्बा है, वो भी रशियन फेडरेशन ने ही डेवलप किया था, एंड इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द सोवियत एरा। इसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है। तो रशिया का जो मैंने आपको भी बताया हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इनके जो हैवी बॉम्बिंग वेपन्स हैं, और जो इनके सुनामी पैदा करने वाले वेपन्स, ये कुछ एक एग्जांपल हैं। इसके अलावा रशिया का जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो भी 6000 से ऊपर है, और जिसमें से लगभग 1500 से 1600 जो न्यूक्लियर वेपन हैं वो शूट रेडी की स्टेट में अवेलेबल हैं। तो 1500 से 1600 तो ये काफ़ी होते हैं। तो अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि दैट दिस वॉर मस्ट come to an end here, otherwise if this war is extended from here it could simply lead to World War 3। और अंत में मैं आइंस्टाइन का एक कोट रिमाइंड करवाना चाहता हूं सबको कि आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, I don't know what weapons would be used in World War 3 but I know for sure that World War 4 would be fought with stones and sticks। सो अगर हम लोग चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 रुक जाए तो इस वॉर का यहाँ पर रुकना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।